अस्सलामु अलैकुम। मैं हादिया एजाज। आज के इस निश्त में हम सियासत के मौजू पर वक्फियत हासिल करेंगे, इसकी नवियत, वसात और अहमियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अजीज तलबा, आज का हमारा मौजू BPSC 132 यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में है। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आ रही होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सियासत है क्या। सियासत का तारुफ हम करेंगे। सियासत सियासी अदारों, अमन और तबकात से मुतालिक मसाइल के बारे में है। मुआशरे की दर हकीकत सियासत में लोगों के अपने आपस में ताल्लुकात शामिल होते हैं। ये ताल्लुकात लोगों और इनकी तंजीमों के दरमियान मुसाबिकत, तसादुम और ताउन पर मुश्तमिल होते हैं, और ये समाज के मुख्तलिफ तबकात के लिए रियासत और इदारे के रद्द अमल को जाहिर करता है। और इन तरीकों को हम नुक्ताई नजर यानी कि हम पर्सपेक्टिव, या अंग्रेजी लफ्ज में हम पर्सपेक्टिव या अप्रोच भी कहा जाता है। अजीज तलबा, हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला, हम लिबरल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मार्क्सिस्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम गांधीयाई के बारे में वक्फियत हासिल करेंगे। इस यूनिट में हम लिबरल अप्रोच का मुताला करेंगे। यूनिट 2 और यूनिट 3 में आप मार्क्सिस्ट और गांधीयाई के बारे में पढ़ेंगे। अजीज तलबा, हमारे लिए जानना काफी जरूरी है कि हम सियासत क्यों जाने, क्यों पढ़े, क्या फायदे हैं हमें सियासत से। पहला, ममालिक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, अगर हम यहाँ के शहरी हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने मुल्क के बारे में मालूमात पता हो, और वो हमें सिर्फ सियासत पढ़ने से ही हासिल होती है। एक तहजीब और मजहब के वजूद को समझने के लिए भी सियासत काफी अहम किरदार अदा करता है। हुकूमत और नज़्म नुक्स को समझने के लिए भी हमारा जो सियासत है वो एक अहम किरदार अदा करता है। हम यहाँ के शहरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो हमारी हुकूमत कैसे काम कर रही है, हमारी हुकूमत में क्या हो रहा है, हमारे फर्ज क्या है, वो सब जानने के लिए हमें सियासत बहुत जरूरी है। फिर जमहूरी इक्तदार के मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए भी सियासत काफी जरूरी है। जमहूरियत, जिसका अंग्रेजी लफ्ज डेमोक्रेसी, को कामयाब बनाने के लिए भी सियासत काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हकूक और जिम्मेदारियों या फराइज का एहसास दिलाने के लिए भी सियासत काफी ज्यादा जरूरी है। हुकूक यानी कि हम यहाँ के शहरी है, हमारे क्या फर्ज है, हमारे क्या राइट्स है, अगर हम अंग्रेजी लफ्ज में बोले तो हमारी जिम्मेदारियां क्या है, अगर हमारे हक हमें कुछ दिए गए हैं तो हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है। उन जिम्मेदारियों पे खड़ा उतरना, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना एक शहरी का काम है, और वो हमें एहसास सिर्फ सियासत के मौजू से ही मिलता है। अच्छी शहरियत की खसूसियात से वाकिफ कराता है। एक अच्छा शहरी किसे कहते हैं, क्या हुकूक है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हमें इस मौजू से पता लगती है। आलमी अमूर के बारे में हमें यहाँ पे मालूमात हासिल होती है। सियासी शऊर को फरोग देने के लिए भी सियासत काफी अहम किरदार अदा करता है, और तसव्वुरात के इर्तिका को समझने के लिए भी सियासत एक अहम किरदार अदा करता है। सियासतदान या हुक्मरानों के लिए ये एक गाइड का काम करता है, यानी कि सियासतदान कैसे हुकूमत करे, हुक्मरान कैसे हुकूमत अपने पूरे करे, कैसे लोगों के फराइज पूरे करे, वो ये सियासत एक गाइड का वहां काम करती है।
सियासी जमातों के लिए किरदार और राय आमा करें सर। सियासतदान या हुक्मरानों के लिए ये एक गाइड की तरह काम करता है। सियासी जमातों के किरदार और राय आमा को समझने के लिए भी ये एक अहम किरदार अदा करता है। बाइनुल अक़वामी तंजीमों के ताल्लुकात को समझने के लिए भी सियासियात यानी कि इल्म सियासत एक अहम किरदार अदा करता है। हम यहाँ के शहरी हैं हिंदुस्तान के, तो हमारे लिए ये काफी मुफीद, काफी जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे बाइनुल अक़वामी तंजीमें कैसे काम कर रही है, कैसे ताल्लुकात हमारे उनके साथ है। अंग्रेजी लफ्ज में बोला जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बाकी तंजीमों के साथ कैसे है, अपने मुल्क के साथ कैसे है, तो वो हमें सियासत से ही मालूम होता है। अजीज तलबा, हम अब ये समझेंगे कि माहिरीन नज़्म व नुक्स, सियासी कायदे और सफर का ताउन को अपने फराइज की अंजाम दही के लिए सेहत व सही मालूमात की जरूरत होती है, जो ममालिक के अमूर की अंजाम दही के लिए जरूरी है। इल्म सियासत इन अमूर की अंजाम दही में पेशवरायत पैदा करता है। इल्म सियासियत तंजीम के मुतालिक मालूमात, नज़म व नुक्स की मशीनरी के कंट्रोल और बाहमी इर्तिबात, अमली और नज़म व नुक्स, अवामी राबता को अंजाम और कानूनी नज़म व नुक्स और मजहब किरात वगैरह का इहाता करती है। इल्म सियासियत मुख्तलिफ सियासी असलाहात जैसे ममालिक, हुकूमत, कौम, कौमियत, दस्तूर, जमहूरियत, हैरत पसंदी या आज़ाद ख्याली, सरमायादारियत, इश्तराकियत, इज्तिमालियत, जो रोज़ाना की ज़िंदगी में अमूमी तौर पर इस्तेमाल होती है, सही तौर पर इस लिहायत फराहम करती है। ये शहरियों को एक मिसाली शहरी बनाने में तरबियत देती है। ये बेलसूं और समाजी खिदमत की रूह को इनके अंदर जगाती है। ये अफराद की शख्सियत को फरोग देती है। तो इल्मी सियासत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जदीद समाजी में हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में शऊर पैदा करता है, यानी कि हम यहाँ के शहरी हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमारे हुकूक क्या है, यानी कि हमारे राइट क्या है, हमारे फर्ज क्या है, हमारे जो हमारा कौम है, हमारा जो ममालिक है, इसके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हो, कैसे हमारी जमहूरियत आगे बढ़े, तो वो हमें इल्म सियासत से ही पता लगता है। हमारे कुछ फलसफियाना है जिनका इल्म सियासत पे एक अलग राय है। पहला, इल्म सियासत समाजी इल्म का वो हिस्सा है जो ममालिक की इब्तिदा और हुकूमत के असलों से बहस करता है। दूसरा, जेम्स विल्फोर्ड गार्नियर की राय है कि इल्म सियासत ममालिक से शुरू होता है और ममालिक पर खत्म होता है। इसके बाद एक और की राय है, फिलोसफाना की राय है कि इल्म सियासियात इंसानी और समाजी कंट्रोल की सरगर्मी का मुताला करता है। डॉर्थी पिकल्स की राय ये है, और ये मुतालबा करते हैं कि सियासियत का मुताला हम 3 तरह की मदद फराहम करता है। वो 3 तरह की मदद क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। उनके बारे में उन्होंने 3 मदद फराहम की, यानी कि उन्होंने बोला कि सियासत को हम 3 हिस्सों में हम जोड़ सकते हैं, और 3 राय उन्होंने दी। पहली ये थी कि ये अपनी जिंदगियों को बेहतर तरीके पर मंजम करने में मदद करता है। दूसरा, इसके जरिए कौम
और बाहर की दुनिया यानी कि सियासी मसाइल को बेहतर तरीके पे समझने में मदद मिलती है। अपने दौर के कौमी और बाइनल अक़वामी मसाइल का मुकाबला करने में एक वास्ता शहरी को लाचार नहीं। सियासत का मुतालबा क्यों किया जाए? तो उनका जवाब ये है कि सियासी तकिया को सलाहियतों को आगे बढ़ने की बेहतरीन वजह ये है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसको समझने में जो मुताबदलात सामने आते हैं, इनमें ज्यादा समझदारी के साथ इंतखाब करने में और तमाम सियासी निज़ामों में मौजूद तब्दीलियों पर असरअंद होने में सियासी तकिया काफी मदद करता है। ये रॉबर्ट अल्डेहल की राय थी। इसके बाद हम अरिस्टो का सियासी नजरिया पढ़ेंगे, यानी कि अरिस्टोटल्स की पॉलिटिकल थ्योरी पे हम वक्फियत हासिल करेंगे। अरिस्टो को आमतौर पर सियासी नजरिए समेत मुतादिद फलसफियाना शोबों में कदीम तरीन मुफक्करीन में से एक समझा जाता है। जदीद लफ्ज सियासी यूनानी पॉलिटिकस से माखूज है। पॉलिस के या इसके मुतालिक यूनानी इस्लाह पॉलिस का तर्जुमा यहाँ शहर रियासत के तौर पर किया जाएगा। इसका तर्जुमा शहर या पॉलिस के तौर पर भी किया गया है, या सिर्फ अंग्रेजी में पॉलिस के तौर पर किया गया है। सियासत एक अमली साइंस है क्योंकि इसका ताल्लुक शहरियों के आमदो अमल या खुशी से है। हालांकि ये एक पैदावारी साइंस है जिससे ये मुशाबकत रखता है, जिसमें वो सियासी निजाम की तश्कील, तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाह की कोशिश करता है। अजीज तलबा, अरिस्टो के सियासत के साथ साथ कदीम यूनान के बहुत से दूसरे काम इसके सकाफी और वक्ती सबाक के मुताबिक बनाए गए हैं। मजहब कदीम यूनानी जिंदगी के तमाम शोबों में मौजूद था, खास तौर पर अगर हम रियासत की बात करें। अरिस्टो आइन को महफूज रखने के लिए तालीम और जामियत की सिफारिश करता है। अरिस्टो ने तस्लीम किया है कि हुकूमत की 3 किस्में हैं और हर एक 2 इंतहाई पर मुश्तमिल है, अच्छी और बुरी, या मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना। ये इस बात पर मुंतसिर है कि हुक्मरान किस तरह की रहनुमाई करता है। अरिस्टो ने तस्लीम किया है कि हुकूमत की 3 किस्में हैं। एक 2 इंतहाई पर मुश्तमिल है, यानी कि अच्छी या बुरी, या मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना। ये इस बात पर मुंतसिर है कि हुक्मरान कैसा हो, हुक्मरान की रहनुमाई कैसी हो। जब सिर्फ एक शख्स को हुक्मरानी का इख्तियार दिया जाता है तो हुकूमत को बादशाहत समझा जाता है। अगर हुकूमत और हुक्मरान अच्छा हो या मुनसिफ, और अगर हुक्मरान बुरा हो तो जालिम। जब तमाम शहरी जो शहरी रियासत के अंदर रहते हैं, आइन एक सियासत है अगर वो अच्छी तरह से हुकूमत करे, और जमहूरियत अगर वो खराब हुकूमत करे। सियासत कहते हैं कि एक हुकूमत अच्छी है या सिर्फ इस वक्त जब वो शहरी रियासत के अंदर रहने वाले तमाम शहरियों को फायदा पहुंचाती है, और जब वो सिर्फ इक्तदार में रहने वालों को फायदा पहुंचाती है तो वो वाहिद होती है, यानी कि मुतादिद होती है। अरिस्टोटल ने ये भी तस्लीम किया है कि शहरी हुकूमत की 3 शाखें हैं। शहरी हुकूमत की पहली शाख को कानून साज कहा जाता है।
यानी कि लेजिस्लेटिव, जिसका अंग्रेजी लफ्ज है कानून साज को कहा जाता है। तो ये अरिस्टोटल ने पहली शाख बता दी। जो उसके बाद हमारी दूसरी शाख है, यानी कि शहरी हुकूमत की जो दूसरी शाख को हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पहली अरिस्टोटल ने कही कि हमारी लेजिस्लेटिव होती है, दूसरी उन्होंने बोला कि हमारी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ब्रांच शहर रियासत के रोजाना के कामों को संभालती है। शहरी हुकूमत की तीसरी और आखिरी शाख को हम अदालती शाख, यानी कि हम उसे अंग्रेजी लफ्ज ले तो हम उसे जुडिशरी ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। इन तीन शाखों को अरिस्टो ने फरमाया और उन्होंने ये कहा कि पहली शाख हमारी लेजिस्लेटिव यानी कि कानूनी, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी अदालती, जिसका अंग्रेजी लफ्ज जुडिशरी। अदालत शाखी यानी कि जुडिशरी ब्रांच जो है वो शहर रियासत के कानूनी अमूर की निगरानी करता है। अरिस्टो कहते हैं एक के साथ में होना चाहिए, चंद के या बहुत से, और हुकूमतें आम भलाई के लिए या हुक्मरानों की भलाई के लिए हुकूमत कर सकती है। अजीज तलबा, अब हम अपना जो कोर्स है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि हिंदुस्तानी हुकूमत और सियासत के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके कोर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसका कोर्स का तारुफ करेंगे। हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने का नुक्ता नजर, ब्लॉक 1। ब्लॉक 2 हम हिंदुस्तानी आईन के बारे में जानेंगे। ब्लॉक 3 यानी कि इदारे के बारे में, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। ब्लॉक 4 यानी कि ब्लॉक में हम समाज और रियासत या सियासत के बारे में जानेंगे। ब्लॉक 5 में हम मजहब और सियासत के बारे में जानेंगे। ब्लॉक 6 में हम पार्टियां और पार्टी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये हमारा कोर्स का तारुफ था। इसके बाद मैं आपको सखात यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ये हमारे लिए काफी जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे जो साखत यानी कि जो हमारी बीपीएससी 132 है उसके क्या क्या यूनिट यानी कि क्या क्या ब्रांच हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनके मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। उसके बाद हम तारुफ के बारे में यानी कि उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम उसका लिबरल अप्रोच के जो बुनियादी अनासर है यानी कि कोर एलिमेंट्स ऑफ लिबरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट द स्टेट यानी कि रियासत के बारे में नहीं बल्कि हम इदारे और सियासी निजाम के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। उसके बाद हम उसके प्रोसेसेस यानी अमल, उसके बाद हम उसके इक़दार यानी कि उसके वैल्यूज के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। उसके बाद हम मुताला करेंगे कि सियासत का कैसे लिबरल अप्रोच है, कैसे लिबरल अप्रोच के जरिए हमने सियासत का मुतालबा किया यानी कि लिबरल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। उसके बाद हम लिबरल अप्रोच का दायरा काल तब्दील करना उसके बारे में जानेंगे यानी कि चेंजिंग स्कोप ऑफ लिबरल अप्रोच। उसके बाद हम सिविल सोसाइटी के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। उसके बाद हम कसीरुल सकाफी यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। फिर हम सोशल कैपिटल यानी कि समाजी सरमाया के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। और आखिर में हम कन्वर्जेंस ऑफ अप्रोच यानी कि नुक्ता नजर की अहमकी के बारे में जानेंगे। ब्लॉक 1 जैसा कि मैंने आपसे कहा वो हिंदुस्तानी सियासत का मुताला हम कैसे करें। इस यूनिट में हम यहाँ पे हमारे इस ब्लॉक में 3 यूनिट है। सबसे पहला लिबरल, दूसरा मार्क्सिस्ट और तीसरा गांधीयाई। सो पहले यूनिट में हम लिबरल के बारे में और फिर यूनिट 3 और यूनिट 2 और 3 में हम मार्क्सिस्ट और गांधीयाई के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। सबसे पहले लिबरल अप्रोच के बुनियादी अनासर। उलमा ने सियासत की मुख्तलिफ तरीकों से वजाहत की है। इन तरीकों को तनाज़ुर कहा जाता है। हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने के मुख्तलिफ तरीके हैं।
लिबरल, मार्क्सिस्ट और गांधीयाई। लिबरल तनाज़ुर सियासत को सियासी ढांचे और अमल के लिहाज से देखता है। लिबरल नुक्ताई नजर यानी कि पर्सपेक्टिव यानी कि अप्रोच रियासत की जगह सियासी निजाम को इस्तेमाल करने की तवज्जो देता है। ये बुनियादी तौर पर तबकाती, तालुकाती या तनाज़ात के बजाय सियासी निजाम के अंदर इत्तेफाक राय पर मरकज़ है। अजीज तलबा, हम लिबरल अप्रोच यानी कि कोर एलिमेंट्स ऑफ लिबरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले रियासत के बारे में नहीं बल्कि हम इसमें इदारे और सियासी निजाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट द स्टेट। उसके बाद हम प्रोसेसेस यानी कि उसके अमल, और उसके बाद हम उसके इकदार यानी कि उसके वैल्यूज, कैसे जो ये लिबरल अप्रोच है, कैसे ये लिबरल नुक्ताई नजर कैसा है, कैसे हम अपने सियासत को और बेहतर से जाने। सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहले हम रियासत के बारे में नहीं बल्कि इदारे और सियासी निजाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट द स्टेट। लिबरल तरीका रियासत के बजाय सियासी निजाम को इस्तेमाल करता है, और ये जो सियासी निजाम है ये बाज इदारों और ढांचों पर मुश्तमिल है, यानी कि इदारा जाती, सियासी जमातें, मुफाद परस्त ग्रुप या सोसाइटी की तंजीमें, हुकूमतें वगैरह, ये पूरा जो सियासी निजाम है, ये इसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर है या एक पूरा ढांचा है, ये इन चीजों पर ही मुश्तमिल है। जबकि ये इदारे एक दूसरे यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जब ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तनाज़ात जन्म लेते हैं। अब पहली बात है कि अप्रोच है, पहली बात है कि नुक्ताई नजर है, और हर एक का नुक्ताई नजर एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जब ये इंस्टीट्यूशंस, वहां पे जो लोग होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं सियासत के बारे में, और जब वो एक साथ वहां होते हैं तो उनके बीच में एक तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। वो बात करेंगे, उनके एक राय होंगे, दूसरे शख्स के दूसरे राय होंगे, तो वो अलग अलग बातचीत पे आ जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, अब जब एक राय नहीं हो, एक राय पे हम नहीं आए, तो तनाज़ात जन्म लेना शुरू करते हैं। तो इस तरह बुनियादी तौर पर इत्तेफाक राय की तहबीर पर मुताला तवज्जो दी जाती है। अब इंस्टीट्यूशंस को या हम बोले इदारों को कामयाब बनाने का ये एक चीज भी है कि हम लोग क्या करते हैं और ये इदारे क्या करते हैं कि बुनियादी तौर पर एक इत्तेफाक पे आते हैं, एक राय कामा पे आते हैं कि कौन सी बात ठीक है, क्या हम करें, कैसी राय हम रखें। और जब एक राय पे ये सब इदारे आ जाते हैं तो ये मुताला करते हैं और उसी मुताले पर ये तवज्जो देते हैं। इस तरह 1950 की दिहाई से तकरीबन 4 दिहाइयों तक हिंदुस्तानी सियासत के मुताला पर हावी रहा है। अजीज तलबा, ये निजाम बाज पर मुश्तमिल है। इदारे या ढांचे जैसे सियासी जमातें, मुफाद परस्त ग्रुप या सोसाइटी तंजीमें वो समाजी ढांचे के साथ तामुल करती है जैसे जात, जबान, मजहब, इलाका, कबीला वगैरह। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए वो कुछ खास अंजाम देते हैं। ये काफी जरूरी है कि अगर हम कोई अंजाम पे पहुंचे तो ये सियासतदान, ये लोग क्या करते हैं, ये तंजीमें क्या करते हैं कि ये हर एक जबान के लोग, हर एक मजहब के लोग, हर एक इलाके के लोग और हर एक कबीले के लोगों के साथ एक बातचीत करते हैं, और बातचीत करके ये एक कुछ सही और कुछ खास अंजाम पे पहुंचते हैं। और इसका अफाल ये आता है कि ये इनके तामुल की वजह से कुछ अमल ऐसे होते हैं जो कुछ मुख्तलिफ होते हैं। एक तंजीम के इज्जा, तनाज़ा और ताउन करते हैं और इत्तेफाक राय तक पहुंचते हैं। तो हाँ, ये लोग आपस में बातचीत करके एक बात, पहले तनाज़न हुआ, फिर उसके बाद ताउन करते हैं और फिर एक इत्तेफाक राय यानी कि एक म्यूचुअल डिसीजन, इत्तेफाक राय पे पहुंचते हैं। इसके नतीजे में एक निजाम या इदारा खुद को बरकरार रखता है। तो अगर ये इदारा, अगर ये इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ बातचीत या राय पर नहीं आते, राय नहीं करते, तो शायद ही ये इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे
हम कह सकते हैं कि मुकर्रर यानी कि कामयाब हो, यानी कि बरकरार हो। ये जब सब तंजीमों से, सब मजहब के, सब लोगों के, सब इलाकों के लोगों से बातचीत करते हैं, उन तंजीमों या उनको समझते हैं, तभी जाके ये एक खास अंजाम पे आते हैं। और जब ये खास अंजाम पे आते हैं, मैंने पहले भी कहा, कुछ ताउन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ तनाजा हमारे लिए, इनके लिए मजबूरन आ जाता है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अप्रोच है, जो हम पढ़ भी रहे हैं, लिबरल अप्रोचेस। तो जो अप्रोचेस है यहाँ पे, जो हमारा नुक्ताई नजर है वो अलग है, हर एक लोग का अलग होता है, हर एक इंसान का अलग होता है, वैसे इनका भी अलग होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बातचीत पे आते हैं, जो राय ट्राई करके, एक दूसरे से बातचीत करके ये एक इत्तेफाक पे पहुंचते हैं। और जब ये इत्तेफाक पे पहुंचे तो उस नतीजे से इनका जो आप कह सकते हैं कि जो इत्तेफाक राय है वो सही हो जाती है और ये एक खास अंजाम देते हैं। सो इस सब के नतीजे में ये एक निजाम या एक इदारा, जो हमारा एक सिस्टम या इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, वो हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज है जो बरकरार रहती है, जो खत्म नहीं होती, चलती जाती है। अजीज तलबा, पहले जो हमने इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट द स्टेट, यानी कि रियासत नहीं बल्कि इदारे और सियासत निजाम के बारे में वक्फियत हासिल की, अब हम समझेंगे कि उसके प्रोसेसेस यानी कि अमल क्या है। हमने राय ट्राई तो कर ली, हमने बातचीत कर ली, हम एक अंजाम पे पहुंच गए। अब हम प्रोसेस यानी कि हम अब कैसे अमल करें, कैसे उन चीजों में, कैसे वो जो एक आप कह सकते हैं कि जो वो प्रोसेस चलता है, जो वो अमल चलता है, वो कैसे होता है। तो अमल एक वो अफ़ाल है जो मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों के जरिए अंजाम देता है। यहाँ पे काफी ज्यादा हम कह सकते हैं इदारे यानी कि इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस आपस में होती है और वो बातचीत करके एक प्रोसेस यानी कि एक अमल बढ़ाती है। अफ़ाल सियासी मुतालिक, वोटर मुतालिक और सियासी शिरकत, ये दिलचस्पियों का इजहार, या हम ऐसे कह सकते हैं दिलचस्पियों के इजहार का अमल, सूद का मजमुआ, मुफाद को पॉलिसी में जोड़ना, तो ये सब अमल और प्रोसेस में ही होता है। यानी कि इसमें वोटर मुतारक, अब सियासी शिरकत, किस किसने सियासी शिरकत करनी है, किसकी दिलचस्पी के इजहार में, किसे हमें आप ऐसे कह सकते हैं कि किसको इजहार दिलचस्पी है उसमें, उस इदारों में या उस तंजीमों में। सूद का मजमुआ यानी कि मफादात को पॉलिसी में हम जब जोड़ते हैं, वो सब यानी कि इस अमल में किए जाते हैं। जमहूरियत के असरात यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके क्या असरात फिर पड़ते हैं, क्योंकि जब हमने वोटर मुतारिक करना शुरू किया, हमने लोगों से पूछना शुरू किया, जो हमें पता है कि हमारे 18 साल की वर्ष के बाद हम एक हमको एक हक दिया जाता है कि हम वोट करें, यानी कि वो एक जमहूरियत का हिस्सा है, वो एक हमारे जमहूरियत को कामयाब बनाने में बहुत बहुत एक अहम किरदार निभाता है। यानी कि मेन एक्टर का जो काम यहाँ पे करता है वो जमहूरियत क्या है। तो जमहूरियत के जो असरात है, सबसे पहला मुआशरे के निचले तबके में जमहूरियत। तो हमारे लिए, ये सियासतदानों के लिए भी, आम शहरी के लिए भी काफी जरूरी है कि अगर हम जमहूरियत की बात करें इस अमल या इस प्रोसेस में, तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि हम जो निचला तबका है उसे जमहूरियत फराहम करें, उनकी हम इत्तेफाक राय पे उनको जाने। और दूसरा, जो रिवायती नीम जागीरदाराना और रिवायती से ऊपर और लिबरल हिंदुस्तानी माशरे में जो तब्दीली है वो देखना शुरू करे, वो लाना शुरू करे। और जो सबसे तीसरा जो है, वो सबसे जरूरी है, वो है कि जरूरी तो तीनों है मगर ये भी काफी जरूरी है कि सोल सोसाइटी की तंजीमों का उभरना। जो हमारी सिविल सोसाइटी यानी कि सोल सोसाइटी की तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे बढ़ते हुए आगे आई, हम उसके बारे में भी आगे वक्फियत हासिल करेंगे। अमल के साथ साथ एक चीज भी काफी जरूरी जानना है कि लिबरल अप्रोच इंतखाबी तहरीक के जरिए लोगों की सियासत करने को जमहूरियत के तौर पर देखता है। 1960 ईस्वी के दिहाई की आखिर तक जमहूरियत का अमल शुरू हो चुका था, जो समाजी अहकामात को मुतासिर करना शुरू किया, और तब से ये सिलसिला जारी है। नतीजन हिंदुस्तान का रिवायती और नीम जागीरदाना मुआशरा आजादी की तरफ बढ़ गया।
یعنی کہ ہمیں جب آزادی ملی، ہم آزاد ہوئے، اس سے پہلے 1960 میں ہی ہم نے کیا کرنا شروع کیا، ہمارے جمہوریت جو ہے وہ شروع ہونا شروع ہو گئی۔ اگر ہم بات کریں جو مزید بدلاؤ ہے 1970 عیسوی کی دہائی کے مختلف سماجی اور سیاسی تحریکیں لبرل، اور 1960 عیسوی کی دہائی میں سول سوسائٹی اور کثیر الثقافی یعنی کہ ملٹی کلچرلزم اداروں کا ظہور ہوا۔ ہندوستان میں ملک اور مختلف اداروں کی جمہوریت کو فروغ ملی۔ یہ جو ہم نے وقفیت حاصل کی وہ پروسیسز کے بارے میں تھی۔ تو پہلے میں نے آپ کو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں وقفیت دی، یعنی کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیسے کام کرے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے عمل کے بارے میں وقفیت حاصل کی، اور جو اس کا تیسرا ہے جو کہ ویلیوز یعنی کہ اقدار کے بارے میں ہم وقفیت حاصل کریں گے۔ لبرل اپروچ کا جو تیسرا بنیادی عناصر ہے وہ اقدار ہے۔ پہلا بنیادی عناصر ہم نے جانا، دوسرا ہم نے جانا، اور جو تیسرا ہے وہ اقدار پہ مشتمل ہے۔ لبرل طریقوں میں اقدار شامل ہے، یعنی کہ جو لبرل طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے ویلیوز اقدار شامل ہوتے ہیں، جیسے آزادی، مساوات، انسانی حقوق کیا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ کمزور طبقات، نسلی گروہوں، درج فرست قبائل، اقلیتوں اور مختلف برادریوں کی زبان و ثقافت کو تحفظ فراہم کرے۔ یہ اقتدار میں آتا ہے کہ جو طبقات ہے، جو کمزور طبقات ہے، جو اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کو جو ہمارے یہاں انگریزی لفظ میں اقلیتوں یا درج فرست قبائل یعنی کہ شیڈیول ٹرائب، شیڈیول گروپس جو وہ ہے، ان کو ثقافت اور ان کی زبان و ثقافت کو ایک تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ لبرل اپروچ کے تیسرے بنیادی عناصر میں ہم اقتدار شامل کرتے ہیں، یعنی کہ آزادی، انسانی حقوق، مساوات۔ یہ انفرادی یا اجتماعی حقوق کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہ ہے کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ کمزور طبقات، نسلی گروہوں کو تحفظ فراہم کرے۔ صرف کمزور طبقات یا نسلی گروہوں کو نہیں بلکہ درج فرست قبائل اور جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کرے۔ تاہم جو لبرل نقطۂ نظر ہے یعنی کہ لبرل اپروچ جو ہے اس کا فرد وکالت کرتا ہے اور حقوق اور آزادی، لیکن یہ برادریوں کے تحفظ کے بھی وکالت کرتا ہے، خاص طور پر ان کی زبان، ثقافت اور رسم الخط کے بغیر جمہوری حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان جیسے ملک میں ان اقدار کی حفاظت کرنا کافی ضروری ہے اور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا سب ویلیوز میں آتا ہے۔ اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے، اگلا جو ہمارا سباق ہے وہ ہے مطالعہ سیاست کے لیے لبرل اپروچ، یعنی کہ لبرل اپروچ ٹو اسٹڈی پالیٹکس۔ لبرل طریقہ جب سیاست کا مطالعہ کرنے پر لاگو ہوتا ہے تو اسے منظم انداز بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ آسٹن اور جیمز کی طرف سے منظم نقطۂ نظر تیار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ سیاسی نظام مختلف سیاسی اداروں کو تیار کرتا ہے اور ایک ڈھانچے میں تنازعات اور اتفاق رائے ہو سکتے ہیں، رجنی کوٹھاری ہندوستان میں سیاست منظم انداز کا استعمال کرتے ہیں اور 1950 عیسوی سے 1960 عیسوی کے کانگریس پارٹی کو کانگریس کے نظام کے طور پر درجہ بلندی کرتی ہے۔ سیاسی نظام سیاسی اداروں، ڈھانچوں پر مشتمل ہے اور اور یہ تینوں صفات باہم تعامل، متصادم اور ایڈجسٹن ہوتے رہتے ہیں۔ ابتدائی مدت کے دوران ان آزادی کے بعد بہت سی سیاسی سائنسدانوں نے مطالعہ کرنے کے لیے اس نقطۂ نظر کی پیروی کی ہے۔ 1970 عیسوی کی دہائی کے دوران
इन अनफरादी मुताला के मामले में मुतादिद स्कॉलर्स रियासत या रियासतियों के एक ग्रुप ने निज़ामी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया और इनमें ये भी शामिल किया कि रियासती सियासत का निज़ाम कैसा हो, ये एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया गया, जैसे सियासी जमातें कैसे काम करें, ज़ात, मजहब, ज़बान, क़यादत, इलेक्शन और प्रेशर ग्रुप। तो ये जो सब है, यानी कि प्रेशर ग्रुप हमारा, इलेक्शन हमारा, क़यादत हमारा, सियासी जमातें कैसे काम करें, ये सब हमारा जो एक फ्रेमवर्क जो बनना शुरू हो गया, और बनना शुरू होने के साथ साथ ये इस्तेमाल भी हुआ और इनमें ये सब शामिल किया गया। अगर हम देखिए कि कांग्रेस पार्टी का कैसे मुताला पेश किया गया, तो एक निज़ाम के तौर पर पार्टी का मुताला करने के लिबरल अप्रोच को लागू करने की सबसे मुतालिका मिसाल हम अगर लें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का मुताला किया गया था, वो एक बेहतरीन मिसाल ली जा सकती है। ताहम 1970 ईस्वी के आखिर तक माशरे में तब्दीली आना शुरू हो गया था और रियासत के किरदार और फितरत को पूरी तरह बदल दिया। यानी कि ज़मीनी इस्लाहत, हम कह सकते हैं कि सब्ज़ इनकलाबात और फलाही जो पॉलिसियां आई, बड़ी हद तक ऐसी तब्दीलियों की जिम्मेदार थी। लेकिन लिबरल नुक्ताई नज़र हिंदुस्तानी सियासत के मुताला में इन तब्दीलियों की अक्कासी करने से कासिर था। जो लिबरल नुक्ताई नज़र था वो हिंदुस्तानी सियासत के मुताला में इन तब्दीलियों की अक्कासी करने में कासिर था। इकबाल नारायण ने इस फ्रेमवर्क को हिंदुस्तान में रियासती सियासत का तज्जिया करने के लिए लागू किया। और अजीज तलबा, 1970 ईस्वी के दिहाई के बाद लिबरल नुक्ताई नजर में तब्दीली आई है। तो अगर हम अब देखें लिबरल जो नुक्ताई नजर है, यानी कि लिबरल जो अप्रोच है, वो उसमें काफी चेंजेस, उसमें काफी तब्दीलियां आना शुरू हो चुका है। रियासत के तस्वुर को इस्तेमाल करने के लिए अब कोई मुखालिफ नहीं है। ये सोल सोसाइटी की तंजीमें कसीरुल सकाफी समाजी सरमाया या इंतखाबी सियासत के जरिए लोगों को मुतारिक करने का मुताला करता है। जो अब लिबरल अप्रोच के दायरे काल को कैसे हम तब्दील करें। 1950 ईस्वी के दिहाई से लिबरल नुक्ताई नजर दर्ज झैल तरीकों से तब्दील हुआ है। 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी के इसके अनासर के दरमियान हमआहंगी रही है, यानी कि ये बदलता रहा है, इसमें चेंज आती रही है। मार्क्सी नुक्ताई नजर के अनासर अब इसके तस्वुर को इस्तेमाल करने के खिलाफ नहीं है, हालांकि ये इन सरगर्मियों का मुताला करता है जिनका मकसद समाजी तब्दीली को हासिल करना है। बुनियादी जमहूरी इक़्तिदार से मुतालिक सोल के जरिए लोगों को मुतहरिक करना, यानी कि समाजी तंजीमें कसीरुल सकाफी समाजी सरमाया या इंतखाबी सियासत में। अब हम लोग कुछ वक्फियत हासिल करेंगे हमारा सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सोल सोसाइटी का मुकाबला सोल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, कि कैसे ये दो आपस में काम करती है, कैसे ये दो एक जो ग्रुप्स है या एक ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करती है। बहुत सी ऐसी मालूमात है जहां रियासतें अपने शहरियों या बरादरियों को फराहम नहीं करने या इनकी हिफाजत करने में नाकाम रही। जब ऐसी नाकामियां होती है तो सोल सोसाइटी की तंजीमें शहरियों या बरादरियों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आती है। एक फलसफियाना का ने बताया है कि सोल सोसाइटी की एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है कि जो खानदान
اور ریاست کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ فیملی اور اگر ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کریں تو ان کے درمیان یہ موجود ہے۔ اس خلا میں سول سوسائٹی کی تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں۔ تو جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ممالک میں لوگ ہیں یا شہری ہے ان کو حفاظت نہیں ملتی، ان کے حقوق کو حفاظت نہیں ملتی، ان کے حقوق ناکام رہتے ہیں، تب جا کے یہ جو ہماری سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، وہ شہریوں یا ان کی برادریوں کو ایک حقوق تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہے یا جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک بہترین رول ادا کرتی ہے۔ لبرل اپروچ کا جو بنیادی عناصر انفرادی آزادی ہے، یعنی کہ کسی قوم یا ریاست کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہو، اس میں کمیونٹی، نسلی گرہ، پاسمانزہ بھی شامل ہے۔ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں، یعنی کہ ہندوستان جیسے ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں، یعنی کہ جمہوری ملک میں ہم بنیادی حقوق ہے جو بنیادی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے معلومات ایسے ہیں جہاں ریاست اپنے شہریوں یا اداروں کو فراہم کرنے یا تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارا جو لبرل اپروچ کہ جمہوری حقوق کے جو سلسلے ہیں، یعنی کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں، وہ جو ہے ہمارے سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز یا جو تنظیمیں ہیں ان کو دیکھتی ہے، وہ تب ہمارے آپ ایسے کہہ سکتے کہ وہ تب کام میں آتی ہے، وہ تب ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم لوگ وقفیت اور روشنی ڈالوں گی میں کثیر الثقافی پہ، یعنی کہ ملٹی کلچرلزم۔ جو یہ لبرل نقطۂ نظر ہے، یہ نہ صرف افراد بلکہ گروپس کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ اس میں صرف ایک گروپس میں یا جو فل گروپس میں جو ہمارے ہم ایسے کہہ سکتے لوگ ہوتے ہیں ان کو حقوق تسلیم کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کثیر الثقافی، یعنی کہ ملٹی کلچرلزم۔ انفراد کو ایک ثقافت میں لایا جاتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ ثقافی برادریاں عام طور پر اپنی اجتماعی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسے حقوق جنہیں گروہوں، اجتماعی یا اجتماعی حقوق کہتے ہیں۔ ملٹی کلچرلزم یعنی کہ کثیر الثقافی اور لسانی اقلیتیں برادریاں ان کی ثقافت، زبان اور ان کی تحفظ کے لیے یہ ثقافتی حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ کثیر الثقافی یعنی کہ ملٹی کلچرلزم ایک حقوق فراہم کرتا ہے۔ جو کثیر الثقافی ہے، اس کا جو لبرل نقطۂ نظر ہے، یہ نہ صرف افراد بلکہ گروپس کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک متنوع معاشرہ متنوع گروہوں کے حقوق کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ نمائندگی کا حق اور تقسیم الانصاف کثیر الثقافی کا اشارہ ہے۔ ملٹی کلچرلزم یعنی کہ کثیر الثقافی انظم خلا سے لبرل انفرادیت سے آگے بڑھتا ہے اور فرض کرتا ہے کہ انسان ثقافتی طور پر جڑا رہے، یعنی کہ جو انسان کا ثقافی یعنی کہ ہم بولے جو کلچر ہے وہ جڑا رہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے شہر ریاست جو ہمارا جو ممالک ہے ہندوستان، یہاں پہ کافی الگ الگ طرح کے کلچر یعنی کہ کافی الگ الگ طرح کے ثقافتی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کافی زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے ان ثقافی ہے ان کی زبان کی بات کریں، ہم ایسے بات کریں کہ ان کے جو حق کی بات کریں، وہ ہمیشہ جڑے رہے، وہ اپنے ثقافتی سے ہمیشہ جڑے رہے۔ یہ جو کام کرتا ہے، یہ کون کام کرتا ہے؟ کثیر الثقافی یعنی کہ ملٹی کلچرلزم۔ یہ انہیں جڑا رہنے کی مدد کرتا ہے۔
یہ ان کا لبرل اپروچ ایسا ہے کہ لبرل نقطۂ نظر ایسا ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے اور فرض کرتا ہے کہ انسان جو ان کے ثقافتی یعنی کہ کلچرل روٹس ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، جو ان کے کثیر الثقافی ہے، وہ ہمیشہ جڑے رہے، وہ اپنی زندگی اور سماجی تعلقات کو منظم کرتا ہے۔ کثیر الثقافی یعنی کہ جمہوریت، جسے انگریزی لفظ ڈیموکریسی کے ساتھ لازمی طور پر وابستہ ہے، یہ ضمانت دیتا ہے یا مذہبی اور لسانی اقلیتیں برادریوں کے ثقافتی حقوق فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ اب مذہبی بات کرو، اب لسانی اقلیتوں کی بات کرو جو برادریوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ الگ الگ ٹرائبس میں، الگ الگ گروپس میں جو ہوتی ہے، ان کی ثقافتی حقوق یعنی کہ کلچرل رائٹس جو انگریزی لفظ ہے، ثقافتی حقوق ان کو فراہم کرتا ہے۔ اب وہ کیسے کن معاشرے میں کن جگہوں پہ کرتا ہے، وہ اپنی ثقافت، زبان، رسم الخط اور دیگر حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی محنت اور کافی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی ایک ان کا سرمایہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے یہ بھی جاننا کافی ضروری ہے، جو کہ آپ کے یونٹ کا پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، وہ ہے سماجی سرمایہ یعنی کہ سوشل کیپٹل۔ ہم نے ملٹی کلچرلزم کے بارے میں جانا، یعنی کہ کثیر الثقافی کے بارے میں جانا، ہم نے یہ جانا کہ کیسے سول سوسائٹی اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ کیسے کام کرتی، کیسے وہ ہمارے حق حقوق کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہم شہری جو ہے، ہندوستان کے شہری، ہندوستان ممالک کے شہری، ہمارے لیے یہ کافی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیسے کون کون سی آرگنائزیشنز، کیسی کیسی سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز، کیا ملٹی کلچرلزم، کیا ہوتا ہے کثیر الثقافی، کیسے وہ ہمیں بچا کے رکھتے، کیسے وہ ہمارے جو کلچر ہے، جو ثقافتیں ہیں، جو ہماری زبان ہے، ان کو کیسے ہم کیسے ان سے جڑے رہتے ہیں۔ تو وہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے سماجی سرمایہ یعنی کہ سوشل کیپٹل کیا ہے اس چیز کا۔ یہ جو سوشل کیپٹل ہے، یہ ایک گروپ یا کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان نیٹ ورک کے وجود کی نشاندہی کرتا ہے، جو معاشرے کی در حقیقت یا معاشرے کی اقدار کا اشتراک کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات سے لے کر انقلابی سماجی تحریکی اس کے اثرات ہے۔ اگر ہم سماجی سرمایہ کا مطالبہ کریں تو ایک گروپ یا کمیونٹی میں لوگوں کے درمیان یہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک نیٹ ورک کا کام کرتا ہے، نیٹ ورک کا وجود جو اشتراک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اور یہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی کہ اسے پتا ہے کہ اگر ایک گروپ ہے دوسرا گروپ ہے تو اس کے بیچ میں نیٹ ورک کیسا ہو، اس لوگوں کے بیچ میں نیٹ ورک کیسا ہو، دو کے درمیان نیٹ ورک کیسا ہو وہ دیکھتا ہے اور ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ تبھی جا کے جو سماجی سرمایہ ہیں یہ کافی حد تک کافی کامیاب ہے۔ جو نئے سماجی تحریکوں کا عروج سول معاشرے اور مطالعے کی اہمیت کا ادھر ایک بنیادی جمہوریت میں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ سماجی سرمایہ یعنی کہ سوشل کیپٹل، ہم نے سمجھا کہ کیسے ملٹی کلچرلزم یعنی کثیر الثقافی کیسے کام کرتا ہے، ہم نے سمجھا کہ سول سوسائٹی یعنی کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کیسے کام کرتی ہے آپس میں، کیسے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیسے وہ علم سیاست میں ایک اہم کردار استعمال کرتی ہے۔ یہ سب ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ ہمارے پہلے یونٹ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا اسباق ہے وہ ہے کنورجنس اور سملیرٹیز بٹوین لبرل اینڈ مارکسسٹ اپروچ، یعنی کہ لبرل اور مارکسی نقطۂ نظر کے درمیان آہنگی یا مماثلات۔ 1980 عیسوی کی دہائی سے لبرل اور مارکسسٹ نقطۂ نظر کا انتقاد ہے۔ وہ ریاست یا سیاسی نظام جیسے اصلاحات کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پرناب بندھن ایک نو مارکسسٹ اسکالر کا کہ ہندوستان میں ریاست ایک خود مختار ایک روح ہے جو طبقات کے درمیان تعلقات کے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کے تعلقات کو
उसके जो दरमियान ताल्लुकात के जो ताकत के ताल्लुकात है उनको तश्कील देने और डालने में अहम किरदार अदा करता है। और ये तो प्रणब बंधन की उनकी हम कह सकते हैं उनका दावा है। उसके बाद जो लॉयड है और सोजन रॉडल्फ है, उनके मुताबिक एक हिंदुस्तानी रियासत एक मरकज़ी रियासत है और ये डिमांड पॉलिटी यानी कि मुख्तलिफ ग्रुपों के मुताबिक जो उनके तर्जुमा होते हैं, यानी कि हम बात करें डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी यानी कमांड के ताकत के तौर पर काम करती है। अगर हम ये बात करें, पहले हमने प्रणब बंधन ने जो फरमाया था जो उनका दावा था, और उसके बाद जो लॉयड और सोजन रॉडल्फ का मुतालबा था। ये कुछ कन्वर्जेंस यानी कि ये कुछ जो हम कह सकते हैं लिबरल और मार्क्सिस्ट नुक्ताई नजर के जो दरमियान हम अंगी यानी कि सिमिलैरिटीज हम कहां पे देखते हैं। उसके बाद जो लॉयड और सोजन रॉल्फ है, उनके नजदीक हिंदुस्तानी रियासत एक मरकजी रियासत है और हिंदुस्तानी सियासत तबकाती सियासत से आती है। ये सरमाया और मेहनत के दरमियान तीसरे एक्टर के तौर पर काम करता है। हिंदुस्तानी रियासत डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी के तौर पर काम करता है। मुतालबा की सियासत रियासत को मुख्तलिफ तबकात के दबाव से निमटना पड़ता है। आज के इस निश्त में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे हिंदुस्तान में सियासत या हिंदुस्तान में रियासतें सियासत का वसी तौर पर दो हिस्सों में मुताला किया गया है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे हमारी जमहूरियत है वो कामयाब बनती है। हमने ये सीखा कि मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सिस्ट या मार्क्सी और गैर मार्क्सिस्ट यानी कि नॉन मार्क्सिस्ट बुनियादी तौर पर लिबरल इदारा जा में पड़ा है, वो मुताला का गालिब नुक्ता नजर है। इसका फोकस इस बात का मुताला करना था कि इदारे कैसे इन्होंने अपने हलकों के दरमियान इत्तेफाक राय को बरकरार रखा। तो हमने जो जाना, हमने ये जाना पहले यूनिट में, पहली जगह पे हमने ये जाना कि कैसे ये जो अलग अलग हलके हैं, कैसे जो अलग अलग इदारे हैं, कैसे ये एक दूसरे से बातचीत करते, एक राय पे आते, तभी जाके हमारी जो सियासत है वो कामयाब रहती है। और सियासत का ऐसा नहीं है, इल्मी सियासत का ऐसा नहीं है कि अभी है बाद में नहीं है, या कल है परसों नहीं है। ये एक प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जो चलता रहता है, जो खत्म नहीं होता। हमने ये सीखा कि इसके सियासत करने के लिए मुताबिदिल सियासी निज़ाम को इस्तेमाल करने को तवज्जो देता है। नोआबदती दौर के बाद, यानी कि जो ही हमें आज़ादी मिली उसके दौर के बाद, ये समाज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि तर्ज अमल की तहरीक की पैदावारी थी। ऐसी निज़ामी जो हमारी या तरक्की के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे निज़ामी जदीदियत या तरक्की के नाम से भी जाना जाता है। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वास्ता तशवीश लिबरल नुक्ताई नज़र जमहूरियत के मुतालिक मसाइल को हल करना है। तो कैसे ये जो अलग अलग, हमारे लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि अगर अलग अलग हमारे नुक्ताई नज़र आए पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि इल्म सियासत में, कैसे वो काम कर रहे हैं, हमने ये जाना आज। कैसे ये जो इदारे हैं वो काम करते हैं, हमने वो जाना आज। और जो नुक्ताई नज़र का जो जमहूरियत से मुतालिक जो मसाइल है वो कैसे हल होते हैं, यानी कि हर एक से बातचीत होती है, हर एक मजहब, हर एक जात, हर एक ज़बान जो बोलता है, हर एक से बातचीत करके हम एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बात, एक राय पे पहुंचते हैं और उसे हम अंजाम देते हैं। तभी जाके ये बहुत कामयाब बनता है। ये कामयाब ना बनता अगर हमारी बातचीत या अगर हम एक राय पे ना पहुंचते। तो हमारे लिए ये काफी जरूरी था कि सबसे पहले हम ये जाने, हमारे जो यूनिट में जो कि BPSC 132 इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा
میں وہ بس آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے جانا کہ سیاست کیا ہے، جو ہمارے دیگر فلسفیانہ ہیں ان کی رائے کیا تھی. اس کے بعد ہم نے جو الگ یعنی کہ ہم نے اس کے بعد ملٹی کلچرلزم یعنی کہ کثیر الثقافی کے بارے میں پڑھا، ہم نے سوسائٹیوں کے بارے میں پڑھا، ہم نے ملٹی کلچرلزم، ہم نے سوشل کیپٹل یعنی کہ سماجی سرمایہ، ہم نے دیکھا مارکسسٹ اور لبرل کیسے ایک دوسرے کے آمنگی یعنی کہ ایک دوسرے کے کنورجنس یا سملیرٹیز دکھاتے ہیں. یہ سب ہم نے آج سیکھا. میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو پروگرام تھا یہ کافی پسند آیا.